सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो वन शॉट सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे आपको याद होगा कि 11th में भी हमारे पास एक चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, जहां पर हमने थोड़ा बेसिक चीज़ें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी की थी। यहाँ पर हमें उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का कुछ यूटिलाइजेशन होगा जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो स्टार्ट है वो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ से होता है। तो यहीं से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं और जो भी बेसिक फॉर्मूला हमें 11th वाले चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर मैं बीच बीच में आपको बताते चलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रॉम किरचॉफ फर्स्ट लॉ। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक चैप्टर का एक बेस होता है, तो उसी तरीके से इस चैप्टर का बेस है किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। चलिए समझते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जंक्शन क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे आने के रास्ते होते हैं और जहाँ पर बहुत सारे जाने के रास्ते हों उसे हम जंक्शन कहते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं कहीं कहीं पर जंक्शन लिखा होता है, तो वहाँ पर आप देखो कई सारी ट्रेनें आती हैं, रुकती हैं और वहाँ से जाती हैं, इसीलिए उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उस लॉ का वो हमें यही कहता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे टोटल आने वाले करंट विल बी इक्वल टू टोटल जाने वाले करंट, और जब मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे उसका नेट आंसर क्या मिलेगा, 0। सो दैट इज आई कैन से दैट कि समेशन आई इज इक्वल टू 0 एट एनी जंक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसे प्रूव भी करेंगे कि कैसे समेशन ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन उसके लिए हमें जानना होगा कि भाई साइन कन्वेंशन क्या होता है, कब हमें करंट को पॉजिटिव लेना है और कब हमें करंट को नेगेटिव लेना है। और आप सिंपली देख पा रहे हो मैंने दो साइन कन्वेंशन लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या है, द करंट्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उन्हें हमें पॉजिटिव लेना है, एंड द करंट्स विच आर लीविंग फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं उन्हें हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो अब ये साइन कन्वेंशन हम इस डायग्राम में अप्लाई करते हैं। लेट्स मैं बोलता हूँ कि I1 करंट आ रहा है, ठीक है, I2 करंट जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर देखो I3 करंट आ रहा है, I4 करंट जा रहा है और I5 करंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ बात करूँ तो आई कैन राइट दैट कि टोटल करंट I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 विल बी इक्वल टू 0। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो I1 करंट, I3 करंट एंड I5 करंट, दिस करंट आर अप्रोचिंग टूवर्ड द जंक्शन, तो इनको मैंने पॉजिटिव लिया है। वहीं पर अगर आप बात करोगे तो I2 एंड I4 दे आर लीविंग फ्रॉम द जंक्शन, तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो याद रखना है कि ये हमारा P पॉइंट है जिसे हम जंक्शन पॉइंट कह रहे हैं। इस जंक्शन पे आने वाले करंट पॉजिटिव होंगे और इस जंक्शन से जाने वाले करंट नेगेटिव होंगे। सो इस तरीके से अगर मैं ये टोटल करंट को ऐड करूंगा तो इसका नेट आंसर मुझे किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। और अगर मैं इसे फर्दर रीअरेंज करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि I1 प्लस I3 प्लस I5 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I4। अब इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि टोटल करंट अप्रोचिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन, यानी कि जंक्शन के पास में जितने करंट आ रहे हैं जंक्शन से दूर उतने करंट जा रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि सर टोटल तो 3 करंट आ रहे हैं और जहाँ सिर्फ 2 ही करंट रहे हैं तो कैसे एक दूसरे के इक्वल हुए। तो हमें इसे न्यूमेरिकली समझना है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि जो मेरा I1 करंट है वो 2 एम्पियर का है, I3 करंट जो आ रहा है लेट्स से वो 3 एम्पियर है, और I5 जो करंट है लेट्स से ये 5 एम्पियर है। तो इन सब का मैं एडिशन करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 10 एम्पियर। और वहीं जो I2 है मेरा, तो हो सकता है कि भाई I2 6 एम्पियर हो और I4 जो है हो सकता है कि ये 4 एम्पियर हो। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसका भी आंसर मुझे क्या मिलेगा, 10 एम्पियर मिलेगा। तो इस तरीके से जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। अब अगर इसी 10 को मैं इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं तो 10 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 0 और हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ प्रूफ हो जाएगा।
तो याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। और क्या क्या याद रखना है साइन कन्वेंशन में कि जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं दे हैव टू बी टेकन एज पॉजिटिव, जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं दे हैव टू बी टेकन एज नेगेटिव। सो इन दिस वे जब हम इसे अप्लाई करते हैं डायग्रामेटिकली तो हमें समझ में आता है कि टोटल करंट अप्रोचिंग इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ की। तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ बेसिकली और किसके बारे में हमें बताता है। देखो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड ऑल द ईएमएफ इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। तो यहाँ पर जैसे कि हमने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ देखा था, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को और भी एक दो नाम है, उसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं और इसे हम करंट लॉ भी कहते हैं। तो ये भी आप लिख लेना, ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो सेड टू बी जंक्शन लॉ और करंट लॉ। ठीक उसी तरीके से किरचॉफ्स सेकंड लॉ को हम वोल्टेज लॉ या लूप लॉ भी कहते हैं। और यहाँ पर क्लियरली हमें लॉ बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल ईएमएफ फॉर अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। तो ये कंडीशन है कि लूप क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। दैट इज अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज समेशन। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है। तो V इक्वल टू IR प्लस ऑल EMF, समेशन ऑफ ऑल EMF इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन जाता है इक्वेशन फॉर द किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है। तो अब इसको हमें प्रूव करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले साइन कन्वेंशन जानना होगा। और ये साइन कन्वेंशन को आपको दिमाग में रखना है, बिकॉज ये जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ हम स्टडी करने वाले हैं, इससे हमें बहुत फ़ायदा आगे मिलने वाला है जब हम आगे के डेरिवेशंस वगैरह सब सॉल्व करने वाले हैं, टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको ये दोनों लॉ अच्छे से समझ गए तो आगे न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ में आपके जो टॉपिक्स है बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। तो देखो, साइन कन्वेंशन पहला क्या कहता है कि वाइल ट्रेसिंग द सर्किट इफ वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट टेक पोटेंशियल डिफरेंस एज नेगेटिव। यानी सिंपल सा लॉजिक मैं कहूँ तो जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, अगर करंट का भी डायरेक्शन उधर ही की तरफ इंडिकेट करे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव लेना है। और अगर उसके अपोजिट हो, वाइल ट्रेसिंग द सर्किट इफ यू मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट टेक पोटेंशियल डिफरेंस एज पॉजिटिव। तो एक ही चीज़ याद रखो कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अगर आप भी उसी डायरेक्शन पे जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना है, और उसके अपोजिट में जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना है। ये तो बात हो गई कि पोटेंशियल डिफरेंस कब पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है। अब हम बात करेंगे EMF की। तो देखो, EMF का रूल क्या कहता है कि वाइल ट्रेसिंग द सर्किट, जब आप सर्किट में आगे बढ़ रहे हो तो इफ़ वी गेट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और अ सेल टेक EMF एज पॉजिटिव। तो मान लो आप सर्किट में आगे बढ़ रहे हो और जाते जाते आपको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो उस EMF की वैल्यू को आपको पॉजिटिव लेना है, और अगर आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो उसकी वैल्यू को नेगेटिव लेना है। अब ये जो साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया है, इसको हम डायग्रामेटिकली भी समझेंगे और मैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करके भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हो, लेट से मैं बोलता हूँ कि इस डायग्राम में टोटल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। यहाँ पर लेट से दिस रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं R1। उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसको मैं बोल देता हूँ R2। इस तरीके से इस सर्किट में टोटल यहाँ पर हमारे पास 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। लेट से दिस रेजिस्टेंस इज R3 एंड दिस रेजिस्टेंस इज R4, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R5। ओके, तो ये हमने सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। और लेट से यहाँ पर इस सर्किट में एक यहाँ पर बैटरी लगाई है जिसका EMF लेट से E है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये EMF E1 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको करना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये EMF E2 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो कि यहाँ पर नेमिंग कर दो। लेट्स से दिस इज़ A, दिस इज़ B, ये C है, उसके बाद D, इसको लिखते हैं F और इसको लिखते हैं G। E इसलिए नहीं लिखते हैं ताकि EMF के E में और नॉर्मल E में कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसके लिए हम E को अवॉइड करते हैं। ठीक है,
अब सबसे पहले जैसे कि ये सर्किट बन चुका है, तो अब हमें डायरेक्शन ऑफ करंट को चूज करना है कि भाई करंट किस डायरेक्शन में कहाँ कैसे फ्लो करेगा। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो हमारा EMF E1 है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट इस तरीके से ऐसे निकलेगा। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, I1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा E2 है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, I2। तो यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से करंट I2 आ रहा है, दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट में क्या होता है कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो यहाँ आजू बाजू से कितना करंट आ रहा है, I1 I2, तो इस ब्रांच से कितना करंट जाएगा, तो मैं बोलूँगा I1 प्लस I2 बोलूँगा। क्या बोलूँगा, I1 प्लस I2। कुछ लोग इसी को रिप्लेस करके I3 लिख देते हैं, लेकिन I3 याद रखना है कि I1 प्लस I2 होता है। तो यहाँ पर भी वही I1 प्लस I2 फ्लो होगा। अब वापस से देखो, यहाँ पर हमें जंक्शन पॉइंट मिल गया। अब जंक्शन पॉइंट क्या कहता है कि जितना करंट आ रहा है उतना जा रहा है। और करंट के बारे में आप जानते हो कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो वापस से यहाँ पर करंट सेपरेट होकर यहाँ पर करंट I1 आ जाएगा और यहाँ पर इस ब्रांच में करंट I2 चला जाएगा। इस तरीके से आप देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के नेगेटिव टर्मिनल पे आ गए। तो इस तरीके से करंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कई बार होता है कि बुक में आपको दिया रहता है कि आपको लूप किस तरीके से अप्लाई करना है, क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो मैं आपको सिंपल से बताऊंगा कि आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट फॉलो द साइन कन्वेंशन, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो अब यहाँ पर हम किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना है कि कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें हमें सॉल्व करके नहीं चीज़ें बतानी है, सिर्फ अप्लाई करके समझना है कि अप्लाई करते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल आपको 3 लूप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लूप बन रहा है ABFGA, दूसरा लूप बन रहा है BCDFB और तीसरा लूप है ACDGA। तो 3 लूप्स में हम नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि हम 2 लूप्स में अप्लाई करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें अप्लाई करना है फ्रॉम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो फ्रॉम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसे पूरा लिखना, ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, टोटल करंट I विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। एंड फ्रॉम किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, तो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ अप्लाइंग इन लूप। तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप, पहला लूप मैं ले रहा हूँ ABFGA, ठीक है। क्या है, ABFGA। तो AB का मतलब है कि आप कैसे जा रहे हो, पहले A से B में जा रहे हो, B से F में जा रहे हो, F से G में और G से फिर A में। तो जब देखो, ध्यान से देखना अब कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो आप कहाँ जा रहे हो, A से B। तो अगर आप A से B की तरफ जा रहे हो तो करंट भी उसी डायरेक्शन पे जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था, साइन कन्वेंशन के हिसाब से यू हैव टू टेक पोटेंशियल डिफरेंस एज नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -I1R1, ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस से मिलकर बनता है। फिर जब हम B से F की तरफ जा रहे हैं तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन पे करंट भी जा रहा है। तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -I1 प्लस I2, इन दोनों को ब्रैकेट में रखना है और रेजिस्टेंस कितना है, R5, ठीक है। फिर जब आप F से G की तरफ जा रहे हो, अगेन करंट का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 माइनस आएगा -I1R3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब हम G से A की तरफ आ रहे हैं तो पहले हमें EMF का नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू को हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा +E1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसको हम लिखेंगे I1R1 और ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और I1 I2 को R5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा I1R5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो माइनस साइन इसमें भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा दैट इज़ -I2R5 -I1R3 और EMF E1 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा -E1। अब आप नेगेटिव साइन दोनों जगह से कॉमन निकाल लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ पर ऐसा इसे लिख सकते हो कि भाई I1 यहाँ पर भी है, I1 यहाँ पर भी है, तो आप इसे लिख सकते हो I1 और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर है दैट इज़ R5, तो यहाँ पर लिख लो R5
और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा I2R5 इज इक्वल टू E1। तो इस तरीके से हम किरचॉफ सेकेंड लॉ लूप में अप्लाई करते हैं। तो इससे फर्दर आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई हम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे पास गिवन वैल्यूज़ होगी, तो जस्ट यहाँ तक इनफ है। अब यहाँ पर दूसरे लूप में भी अप्लाई करके बता देता हूँ, तो समझो कैसे। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड लूप में कैसे किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करके आप खुद से अप्लाई करके देखें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग इन लूप BCDFB। ठीक है, अब हम B से C की तरफ जा रहे हैं। तो देखो क्लियरली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब हम B से C की तरफ जा रहे हैं सो वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ऐसे केस में हमें क्या करना होता है कि भाई जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव लेना होता है। तो यह हो जाएगा प्लस I2R2। ठीक, उसके बाद फिर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देन वी आर मूविंग फ्रॉम C to D। तो देखो जब हम C to D की तरफ जा रहे हैं, जब हम C से D की तरफ जाएंगे तो पहले मुझे EMF का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू को क्या लेना है, नेगेटिव। फिर जब मैं D से F की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा I2R4 लिखूँगा। ठीक है, फिर F से B की तरफ मूव करूँगा तो मैं यहाँ पर देखो अपोजिट ही जा रहा हूँ, तो प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बी I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस कितना है R5। डन। अब यहाँ पर वही कहानी है कि पहले इनको आप अलग अलग कर लो, तो दिस विल बिकम लाइक, ये हो जाएगा I2R2 और प्लस I2R4 और यहाँ पर I1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I1R5 प्लस I2R5 और E2 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यू कैन राइट, देखो यहाँ पर भी I2 है, यहाँ पर भी I2 है और यहाँ पर भी I2 है, तो I2 कॉमन ले लेते हैं तो दिस विल बी लाइक R2 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा I1R5 इज इक्वल टू E2। तो इस तरीके से हमने किरचॉफ सेकेंड लॉ दूसरे लूप में भी अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो जब आप एक्सरसाइज में जाओगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों ही क्वेश्चन किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो उसे आप सॉल्व करना। इसका वन शॉट वीडियो भी मैंने एक्सरसाइज न्यूमेरिकल का प्रोवाइड कराया हुआ है, तो आप वहां से भी देखोगे तो और भी बेटर आपको समझ में आ जाएगा कि जब न्यूमेरिकल आता है तो किस तरीके से हम इसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हीटस्टोन्स ब्रिज। तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज का क्या यूज होता है और इसे हम किस तरीके से यूज करते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। तो देखो व्हीटस्टोन्स ब्रिज इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज का काम होता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता करना। और इसके बेसिकली कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो, यहाँ पर टोटल व्हीटस्टोन्स ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस है P, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है Q, उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R एंड वन रेजिस्टेंस ओवर देयर जिसे मैं क्या बोलता हूँ S। तो इस तरीके से इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं और यहाँ पर बीच में एक गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस है G। उसके बाद हम इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो इस सर्किट में यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, लेट्स से उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर हमने क्या लगा है, एक की लगा दिया है। करेक्ट, ओके। नाउ इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए बुला देता हूँ, ये पॉइंट मान लो हमारा पॉइंट बी है, दिस पॉइंट इज सेट टू बी पॉइंट सी, और इस पॉइंट का नाम हम क्या रखते हैं, पॉइंट डी। डन, ओके। अब सबसे पहले नेक्स्ट काम हमारा ये कि हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि किस ब्रांच में कहाँ पर कौन सा करंट फ्लो करेगा। तो देखो जैसे कि आप जानते हो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, तो यहाँ से करंट जो निकलेगा वो कौन सा करंट निकलेगा, आई करंट। तो यहाँ तक आई करंट फ्लो करेगा। फिर आपको यहाँ पर क्या मिल गया, जंक्शन पॉइंट। आपको पता है जंक्शन पॉइंट में क्या होता है, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो यहाँ से इस ब्रांच से जो करंट फ्लो करेगा वो होगा I1 और इस ब्रांच से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, I2। तो स्पेस का मैं तुम्हें अंदर की तरफ लिख देता हूँ, ये I1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, I2। तो यहाँ तक तो सेम करंट I1 और I2 फ्लो होगा। अब सिंस यहाँ पर हमने गैलोनोमीटर लगाया हुआ है तो इस ब्रांच से जो करंट फ्लो होगा उसे मैं क्या बोलूँगा, IG बोलूँगा। क्या बोलूँगा, IG। ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई इस ब्रांच पे कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इस ब्रांच पे कितना करंट फ्लो होगा, तो देखो यहाँ पर अब दो कंडीशन आती है, मैं दोनों कंडीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर नेटवर्क बैलेंस है तो क्या कंडीशन होगी और नेटवर्क बैलेंस नहीं है तो क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर नेटवर्क बैलेंस नहीं है,
क्योंकि जब नेटवर्क बैलेंस नहीं होगा तो IG से भी कुछ ना कुछ अमाउंट का करंट फ्लो करेगा, और जब नेटवर्क बैलेंस होगा तो IG से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर मान लो कि हमारा नेटवर्क बैलेंस नहीं है तो यहाँ तक करंट क्या आया था, यहाँ तक करंट आया था I1, ओके, और फिर इस I1 करंट में से कुछ करंट IG की तरफ चला जाएगा, तो बचा हुआ इस ब्रांच पे जो करंट होगा उसे आप क्या बोलोगे, I1 माइनस IG बोलोगे। इस ब्रांच से कितना करंट फ्लो होगा, I1 माइनस IG। उसी तरीके से इस ब्रांच से कितना करंट आ रहा है, I2, और ऊपर से नीचे की तरफ कितना करंट आ रहा है, IG। तो इस ब्रांच से जो करंट फ्लो होगा उसे आप क्या बोलोगे, दैट विल बी I2 प्लस IG बोलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से करंट फ्लो करता है, और वापस से हमें जंक्शन पॉइंट मिल गया, तो जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, और वापस से करंट आई पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के किधर की तरफ पहुंच जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पहुंच जाएगा। ये तो एक कंडीशन मैंने बता दी, लेकिन यहाँ पर सिंस हमें मीटर ब्रिज को प्रूव करना है, और मीटर ब्रिज को प्रूव करने के लिए आपको नेटवर्क को बैलेंस बताना होगा, तो इसकी कुछ और कंडीशन है जो मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान से देख लो। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस PQRS इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपने देख लिया। द नेटवर्क इज सेट टू बी बैलेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, द नेटवर्क इज सेट टू बी बैलेंस इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। तो अगर B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल दोनों एक हो जाए, यानी कि B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल दोनों एक हो जाए, इफ VB इज इक्वल टू VD, अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है कि फिर इस ब्रांच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। और जब इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और हमारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो हमने यही लिखा है यहाँ पर, देखो कि इन सच कंडीशन current passing through galvanometer is 0 and the network is said to be balanced. Therefore in balancing condition, जब नेटवर्क बैलेंस होता है तो याद रखना है कि P by Q is equal to S by R होता है, यानी P by Q की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, S by R के इक्वल होगी। यही हमें आगे चल के प्रूव करना है। तो एग्जाम में बेसिकली आपको प्रूफ आता है कि प्रूव डिस्टेंस ब्रिज दैट, और सीधा बोल सकते हैं प्रूव दैट P by Q is equal to S by R। तो देखो इस डायग्राम को इनिशियली ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इसके बाद अब हम प्रूफ पॉइंट पे आते हैं, और देखो इसे किस तरह से प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रूफ, ठीक है। अच्छा, प्रूफ करने के लिए आपको याद रखना है कि हमने ऐसा एज्यूम किया है कि हमारा नेटवर्क क्या है, बैलेंस है। तो जब भी अगर एग्जाम में प्रूफ करने को आए तो आप ये वाले पॉइंट मेंशन कर देना। ये दिस 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, द नेटवर्क इज सेट टू बी बैलेंस एंड इन कंडीशन करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। जब आप ये शो कर दोगे तभी आपका नेटवर्क बैलेंस होगा। तब आपको क्या करना है, आपको टोटल यहाँ पर 2 लूप दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आप जानते हो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है ना। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो देखो अब हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक आपको अप्लाई करना है। वो क्या अप्लाई करना है, ध्यान से देखना। हमें यहाँ पर किरचॉफ्स के 2 लॉ अप्लाई करने हैं, जो कि ऑलरेडी हमने इससे पहले सीख लिया है। तो यहाँ पर टोटल 2 लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। एक लूप फॉर्म हो रहा है ABDA, दिखाई दे रहा है ABDA। तो ये यहाँ पर एक लूप हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देयरफॉर यू विल राइट अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन लूप। कौन सा लूप मैंने आपको बोला, ABDA, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो जब आप अप्लाई करोगे तो देखो पहले मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, A से B की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, जब मैं A से B की तरफ जा रहा हूँ तो विद द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूँ। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन में सिखाया था कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव। तो हो जाएगा -I1P हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहाँ से जा रहे हैं, B से D की तरफ जा रहे हैं। तो जब मैं B से D की तरफ जा रहा हूँ तो देखो वापस से मैं विद द डायरेक्शन ऑफ करंट ही जा रहा हूँ। करंट कितना होगा, IG, रेजिस्टेंस कितना है, G, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क हमने बता दिया, सिंस के नेटवर्क हमारा क्या है, बैलेंस है। तो IG विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0।
है ना। अगर नेटवर्क बैलेंस है तो आई जी विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0। और अगर आई जी 0 होगा तो फिर इस ब्रांच से कितना करंट फ्लो होगा, I1, और इस ब्रांच से कितना करंट फ्लो होगा, I2। और अगर नेटवर्क बैलेंस नहीं होगा तो फिर I1 माइनस आई जी और I2 प्लस आई जी। इसके बाद देखो जब हम D से A की तरफ जाएंगे तो D से A की तरफ जाने में वी आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा I2S इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सिस्टम में आप क्या बोलोगे, सिंस VB इज इक्वल टू VD देयरफॉर IG इज इक्वल टू 0। तो मैं यहीं पे रीज़न भी बता देता हूँ कि सिंस B पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट के इक्वल है तो करंट IG विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस I1P इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2S। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, देयरफॉर I1P इज इक्वल टू I2S। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया फ्रॉम अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन द लूप ABDA। अब इसी तरीके से हमें किरचॉफ का सेकंड लूप अप्लाई करना है दूसरे लूप में, एंड इन लूप। दूसरा लूप जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, BCDB। ठीक है, इस पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो जब हम B से C की तरफ जाएंगे तो B के C की तरफ जाने पर यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है हमें कि करंट कितना है I1 और चार्ज कितना है, मतलब सॉरी करंट कितना है I1 और उसका रेजिस्टेंस क्या है Q। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे, अच्छा विद द डायरेक्शन जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा तो माइनस I1Q हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं C से D की तरफ जा रहा हूँ तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है तो I2R हो जाएगा। और उसके बाद जब मैं D से B की तरफ जाऊँगा तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये हो जाएगा IG इंटू G इज इक्वल टू 0। वापस से हम बोलेंगे सिंस, क्या बोलेंगे, सिंस पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D, देयरफॉर करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, and if the current passing through galvanometer is 0, therefore you will say that minus I1Q is equal to minus I2R हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें वापस उधर की तरफ ले गया, नेगेटिव नेगेटिव साइन विल गेट कैंसल, देयरफॉर यू विल राइट दैट I1Q is equal to I2R। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेना है। सो यहाँ पर हम बोलेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या मैं ये भी कह सकता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो 1/2 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो I1P इज इक्वल टू I2S अपॉन ये क्या हो जाएगा I1Q इज, ये कितना हो जाएगा I2R। I1 कैंसल, I2 कैंसल, देयरफॉर यू कैन राइट दैट P/Q इज इक्वल टू S/R। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे प्रूव कर लिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल है वीस्टन्स ब्रिज। एक बार आप इसे वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखना तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, अगर एक बार में नहीं समझा हो तो याद रखना है कि नेटवर्क बैलेंस रहेगा तो क्या पोजीशन रहेगी और नेटवर्क बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या पोजीशन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रूव करने के लिए ये बताना था कि नेटवर्क बैलेंस है और नेटवर्क आपका तभी बैलेंस होगा व्हेन B पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू D पॉइंट का पोटेंशियल, एंड इन दैट केस करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होता है, 0 होता है और हमारा नेटवर्क क्या हो जाता है, बैलेंस। और जब नेटवर्क बैलेंस होता है तो P/Q इज इक्वल S/R। डन। इसके लिए हमने सबसे पहले किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज़ किया, देन हमने किरचॉफ के सेकंड लॉ यूज़ किया 2 लूप में, और उन दोनों लूप से हमें जो इक्वेशन मिले उसके बेसिस पर हमने प्रूव कर दिया कि P/Q इज इक्वल टू S/R। खाली बस याद रखना है कि ब्रांचेस में किस तरह से करंट फ्लो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ वीस्टन्स ब्रिज। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ वीस्टन्स ब्रिज का यहाँ पर आपने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया होगा। ठीक है, तो बहुत नोन एक्सपेरिमेंट है ये, ऑलमोस्ट सबको कराया जाता है। तो देखो मीटर ब्रिज का पहले हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि इसमें होता क्या है बेसिकली। तो देखो वीस्टन्स ब्रिज में एक यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक हम EMF या बैटरी लगाते हैं। ठीक है, लेट्स से जिसका EMF E है। यहाँ पर हमारे पास एक की लगी हुई होती है और बेसिकली यहाँ पर एक रिहोस्टेट इस तरीके से होता है। जैसे कि आप जानते हो रिहोस्टेट का काम होता है करंट के फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, रिहोस्टेट लगा हुआ है
और उसके बाद यहाँ पर देखो एक हमारे पास मीटर स्केल होती है, यानी ये 1 मीटर का लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर लिया जाता है, 1 मीटर का लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। तो इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा मीटर स्केल। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत कुछ इस टॉपिक में तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव डन द प्रैक्टिकल, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मीटर स्केल बन जाएगा। ठीक है, लेट्स से वायर का पॉइंट ए हो गया और ये वायर का पॉइंट मान लेते हैं क्या है, बी हो गया। डन। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, 3 ऐसे मेटल की स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं। तो लेट्स से दीज आर द मेटल स्ट्रिप्स, तो इनको हम कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मेटल की स्ट्रिप्स हो गई। उसके बाद मेटल की स्ट्रिप यहाँ पर लेट्स से ये C1 है, ये मेटल की स्ट्रिप C2 है और ये मेटल की स्ट्रिप C3 है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं, लेट्स से X, जिसकी वैल्यू अपने को पता करना होता है। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम लेते हैं फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। देन उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर एक पॉइंट होता है और इससे कनेक्टेड हमारा होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और उससे कनेक्टेड हमारा क्या होता है, जॉकी। तो जॉकी को यहाँ पर हम जे से डिनोट कर देते हैं। तो आई थिंक सो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इससे जो करंट फ्लो करता है वो क्या बोलता है, IG। अब सिंस हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज देख रहे हैं, तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज में हम ये देखते हैं कि जब नेटवर्क बैलेंस होता है तो करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होता है, 0 होता है। तो एक्चुअली हमें यही करना होता है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमें नल पॉइंट ढूंढना होता है, और जहाँ पर हमें नल पॉइंट मिल जाता है तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इधर की लेंथ को मेजर कर लेते हैं जो कि LX होता है, और इधर की लेंथ को मेजर कर लेते हैं जो कि LR होता है, और फिर हम मीटर ब्रिज का फॉर्मूला यूज़ करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने कंसिडरेशन पॉइंट में लिखा है कि लेट AB बी आर 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। X यहाँ पर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, G फॉर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, R फॉर रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, D पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, नल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद J क्या है, जॉकी, E फॉर EMF एंड K फॉर की। तो ये आपके कुछ कंसिडरेशन पॉइंट है जो आपको मेंशन करना होगा। अच्छा, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपको ये सिखाया गया होगा कि इन ऑर्डर टू चेक वेदर योर करेक्शंस आर करेक्ट और नॉट, तो आप क्या करते हो, जॉकी को पहले इधर टच कराते हो तो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ होना चाहिए, और जब आप जॉकी को इधर टच कराते हो तो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ दिखना चाहिए। तो ये आपको शायद बताया गया होगा, जहाँ से हम ये समझ पाते हैं कि हमारे कनेक्शन जो है वो बराबर लगे हुए हैं। फिर आपको क्या करना है, जॉकी को उठाना है और इस मीटर स्केल के वायर के हर एक पॉइंट पे ऐसे टच करना है और ढूंढना है कि नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है। नल पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जिस पॉइंट पर 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है और करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 हो जाता है। बस वहीं पर हमें रुक जाना है, वही हमारा बैलेंसिंग कंडीशन हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, नाउ बाई टैपिंग द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वायर AB, अ पॉइंट D इज ऑब्टेन फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। और अगर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दैट मीन्स करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होगा, 0। और ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारा नेटवर्क क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। और जब हमारा नेटवर्क बैलेंस हो जाएगा तो हम यहाँ पर बोलेंगे देयरफॉर इन बैलेंसिंग कंडीशन, therefore in balancing condition you will write that X upon R is equal to resistance across AD upon resistance across DB बुला सकता हूँ मैं। ठीक है, यानी कि मान लो कि आपने इस जॉकी को हर एक पॉइंट पे टच किया और इस पॉइंट पर आपको नल पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया, नल पॉइंट। तो इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस आप क्या बोलोगे, यहाँ का रेजिस्टेंस हो जाएगा रेजिस्टेंस अक्रॉस AD, और यहाँ का बचा हुआ रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस अक्रॉस DB। ठीक है, और आपको पता है कि P/Q इज इक्वल S बाई R होता है, तो दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि इन बैलेंसिंग कंडीशन X/R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस AD अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस DB। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे रेजिस्टेंस अक्रॉस AB और DB नहीं पता है। तो अब इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला यूज़ करना है। एज वी नो दैट कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL अपॉन A। क्या होता है, ρL अपॉन A, जो कि आपने 11th में पढ़ा ही होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस अक्रॉस AD, तो यहाँ पर हो जाएगा लेंथ अक्रॉस AD, और एक फॉर्मूला बनेगा, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा एंड
रेजिस्टेंस अक्रॉस डी बी इज इक्वल टू डेंसिटी लेंथ अक्रॉस डी बी अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा ए। अच्छा, ए का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और हमने जो वायर लिया है वो यूनिफॉर्म वायर है, तो हर जगह पर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा और डेफिनेट सी बात है उसकी रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि आर ए डी की जगह पर ये वैल्यू पुटअप करना है। तो सिंस देखो जब आप वैल्यू दोनों पुटअप करोगे तो आर ए आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? बिकॉज दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट लिखेंगे x बाई आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डी को मैं क्या लिखूंगा, लेंथ अक्रॉस ए डी अपॉन लेंथ अक्रॉस डी बी। डन। अब यहाँ पर आपको पता है लेंथ अक्रॉस ए डी हमने क्या लिखा है, लेंथ अक्रॉस ए डी इज एल एक्स और लेंथ अक्रॉस डी बी इज एल आर। तो मुझे फाइंड क्या करना था, अननोन रेजिस्टेंस, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू आर इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एल एक्स अपॉन एल आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अननोन रेजिस्टेंस टू कैलकुलेट का फॉर्मूला मिल गया यूजिंग मीटर ब्रिज। और इसे आप चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो राइट दैट देयरफॉर x इज इक्वल टू आर, और यहाँ पर आप लिख सकते हो एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स। इसका ये मतलब हो गया कि मान लो जैसे कि आपको पता है कि इसमें हम जो वायर यूज़ करते हैं उस वायर का टोटल लेंथ कितना होता है, 1 मीटर का होता है। तो लेट से आपको जो नल पॉइंट मिला वो ए पॉइंट से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मिला, तो एल एक्स की वैल्यू आपकी 40 हो गई। तो ऑटोमेटिकली आर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 100 माइनस 40 कर दोगे तो 60 हो जाएगी, क्योंकि जो लेंथ ऑफ वायर हम यूज़ करते हैं वो कितना यूज़ करते हैं, 1 मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मीटर ब्रिज का यूज़ करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो देखो जिस भी टॉपिक पे डायग्राम होता है वो डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मार्क्स होते हैं, तो आपको वो डायग्राम कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर एंड हाउ टू मिनिमाइज द एरर। यानी जब भी आप मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होगे तो हो सकता है कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हमें रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है या रिजल्ट सही नहीं आता है, तो उसके पीछे क्या क्या एरर्स हो सकते हैं वो हमें जानना जरूरी है। या आप ये कह सकते हो कि जब भी आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो तो आपको इन एरर्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उसे प्रॉपरली परफॉर्म कर सको। तो सबसे पहले एरर की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो यहाँ पर कंडीशन दिया है कि हो सकता है कि एरर तभी आ रहा हो जब उसका क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर में नॉट बी यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि आपने जो वायर यूज़ किया है हो सकता है कहीं पर पतला हो कहीं पर मोटा वायर हो, यूनिफॉर्म ना हो, तो इसके वजह से आपकी रीडिंग इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है एरर आने का। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, द एंड ऑफ द वायर आर शोल्डर टू द मेटालिक स्ट्रिप वेयर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड। हो सकता है कि ये जो मेटल की आपकी स्ट्रिप्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, इनको शोल्डरिंग करते वक्त हो सकता है कि प्रॉपरली शोल्डर ना हुआ हो और इस वायर को ये जो मेटल स्ट्रिप वो टच कर रही है। जब वायर को ये मेटल स्ट्रिप टच करेगी तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि इस मेटल स्ट्रिप में भी एक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और उसे हम तो अकाउंट में ले ही नहीं रहे हैं, तो जिसकी वजह से रीडिंग गलत आ सकती है। तो दो रीजन हो गए सोर्सेज ऑफ एरर के। तीसरा रीजन है द मेजरमेंट ऑफ एल एक्स एंड एल आर में नॉट बी एक्यूरेट। हो सकता है कि जो आपने एल एक्स और एल आर की वैल्यू मेजर की हो वो एक्यूरेट ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि हमें सिखाया जाता है कि जॉकी को टैप करना है, स्लाइड नहीं करना है, बट हम स्लाइड करते हैं जिसकी वजह से एग्जैक्टली किस पॉइंट पर अपने को नल पॉइंट मिला वो हम नहीं पता कर पाते हैं और उससे थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एल एक्स की वैल्यू डिफरेंट आती है, तो डेफिनेट सी बात है एल आर की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो ये कुछ मेन रीज़न है सोर्सेज ऑफ एरर के। तो याद रखो, पहला क्या है, हो सकता है कि वायर यूनिफॉर्म ना हो। सेकंड है कि हो सकता है कि शोल्डरिंग करते वक्त मेटल की जो स्ट्रिप्स है वो वायर को टच कर रही हो, जिसमें उसमें कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा हो। और ये भी हो सकता है कि आपने जो एल एक्स और एल आर की वैल्यू मेजर की है वो एक्यूरेट ना हो। तो चलो, अब एरर तो हो गया, लेकिन अब हम एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एरर के बारे में बोला जाता है कि यू कांट एलिमिनेट द एरर बट यू कैन मिनिमाइज द एरर। तो इसमें सबसे पहला दिया है द वैल्यू ऑफ आर इज सो एडजस्टेड दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन 34 टू 66 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स की हमें ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है जिससे नल पॉइंट हमें जो मिले वो कहाँ से कहाँ तक का बीच के मिले, 34 से 66 सेंटीमीटर के बीच में मिले। यूजली सही नल पॉइंट इन्हीं के बीच में कहीं पर मिलता है।
दूसरा क्या बोला है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाई इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x एंड नोन रेजिस्टेंस r। यानी हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस x और रेजिस्टेंस r की वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने x रखा था, यहाँ पर r रखा था, तो बाद में इन वैल्यू को हम इंटरचेंज करके चेक कर सकते हैं, जिससे हमारा एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और थर्ड पॉइंट बोला है द जॉकी शुड बी टैप्ड ऑन द वायर नॉट स्लाइडेड, है ना, हमें इसे टैप करना है, उसके ऊपर स्लाइड नहीं करना है। बहुत लोग ऐसे स्लाइड करते हैं, स्लाइड नहीं करना है, क्या करना है, टैप करना है। तो टैप करने से आपके एरर आने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। सो दीज आर द मेथड ऑफ सोर्सेज ऑफ एरर्स एंड हाउ टू मिनिमाइज द एरर। तो ये कंप्लीट पार्ट हो गया व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और ये जो पार्ट है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पोटेंशियोमीटर इन टर्म्स ऑफ थियरी ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल ऑल्सो। तो जब भी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो तो वैसे तो ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, तो आप पूरा ही करोगे, बट पोटेंशियोमीटर में आपको स्पेशल ध्यान देना होता है। तो देखो पोटेंशियोमीटर क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया होगा या आप ये जानते भी होंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है और एमीटर है, दोनों का काम होता है करंट को मेजर करना। बट गैल्वेनोमीटर की खास बात है कि इट कैन डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल करंट ऑल्सो, बट एमीटर कैन नॉट। उसी तरीके से वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों का काम होता है वोल्टेज को मेजर करना, बट वोल्ट मीटर जो होता है वो बहुत स्मॉल वोल्टेज को डिटेक्ट नहीं कर सकता, या किसी भी दो स्मॉल पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल के नहीं दे सकता है। ओनली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्ट मीटर निकाल के देता है। तो उसकी जगह पर हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर क्या करता है, आपको एक्यूरेट वोल्टेज निकाल के देता है किसी भी दो पॉइंट का, ठीक है। और इसकी कुछ और ख़ास बातें हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर यहाँ पर क्या दिया है कि अ पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो पोटेंशियोमीटर इज जस्ट नथिंग बट कॉल्ड द वोल्ट मीटर ओनली, बट पोटेंशियोमीटर क्या है, बहुत ही वीक वोल्टेज को, या बोल सकते हो बहुत स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है, और इसकी खास बात यह है कि ईएमएफ ऑफ सेल को भी मेजर कर सकता है। नेक्स्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, यानी ये खुद के ऑपरेट होने के लिए कोई करंट विड्रॉ नहीं करता है। क्यों? एज इट हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एमसीक्यू में पूछ लेता है, ठीक है। और याद रखना है कि इट एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्ट मीटर, तो ये भी एमसीक्यू का एक पॉइंट बनता है। वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा है जो आइडियल वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। तो याद रखना है पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच एक्ट्स एज आइडियल वोल्ट मीटर। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको बातें बता दी कि पोटेंशियोमीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, किसी भी दो पॉइंट के बीच का एक्यूरेटली मेजर करके देना, और साथ ही साथ में सेल के ईएमएफ को मेजर करना। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कोई करंट विड्रॉ नहीं करता है सर्किट से। थर्ड क्या है कि इसके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। और फोर्थ पॉइंट आपका बन जाता है कि इट एक्ट्स एज आइडियल वोल्ट मीटर। अब पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड हमें आगे टॉपिक्स को स्टडी करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम पहले प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को समझ सकें, जिससे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा और उस फॉर्मूले को फिर हम आगे फर्दर टॉपिक्स में यूटिलाइज करेंगे। सो चलिए अब हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को समझते हैं। देखो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसको समझना भी काफ़ी आसान है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हमें ये कहता है कि मान लो आपको किसी वायर के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा वायर है और इस वायर का ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मुझे इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जिसे मैं बोल देता हूँ VAB। VAB is nothing but the potential difference point A and B। एंड मान लेते हैं कि इस वायर का जो यहाँ से पॉइंट ए से लेकर बी तक का लेंथ है वो कितना है? L है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। यही बेसिकली हमारा पोटेंशियोमीटर कहता है। तो इसका सिंपल से मतलब ये हुआ कि वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज़्यादा होगा, और वायर का लेंथ जितना कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हमें कहता है, तो याद रखना है। अगर यहाँ पर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो आप जानते हो, अच्छा VAB को मैं जनरली सिर्फ V से डिनोट कर रहा हूँ। यू नो दैट कि V इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और लेट दैट कांस्टेंट बी K मल्टीप्लाइड बाई L। ये जो K है बेसिकली वो है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लेकिन इसे यहाँ पर हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं?
पोटेंशियल ग्रेडियंट। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, याद रखना है। एक्सरसाइज में कई सारे न्यूमेरिकल इस पे दिए हुए हैं। तो V इज इक्वल टू के टाइम्स एल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखूँ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो जाएगा K इज इक्वल टू V अपॉन L। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए जब भी आप इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो। अच्छा, एक बात और आपको याद रखना है कि अगर इसी फॉर्मूले को मुझे इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ लिखना पड़े तो फिर मैं लिखूंगा K इज इक्वल टू E अपॉन L। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है कि इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ बोथ फॉर्मूला आर द सेम। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हो गया। इसके कुछ कंडीशन भी है जो याद रखना है कि अगर एग्जाम में आता है कि स्टेट या डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो हमें इस बात का भी याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये तभी वर्कआउट होता है जब वायर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा हो वो क्या हो, सेम हो, करंट वेरी ना करे, एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर ऑल्सो शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और V इज इक्वल टू K टाइम्स L। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो K का आंसर हमें मिलता है V अपॉन L, एंड इन टर्म्स ऑफ EMF इसे लिख सकते हैं K इज इक्वल टू V अपॉन L। और अगर इसके यूनिट की बात करूँ तो देखो K का फॉर्मूला है V अपॉन L, V फॉर पोटेंशियल, और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है वोल्ट, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर में हमें यहाँ पर 2 to 3 यूजेस देखना है, जिसमें सबसे पहला यूज आ जाता है टू कंपेयर द EMF ऑफ सेल्स बाय इंडिविजुअल मेथड। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल मेथड आएगा और एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड, और दोनों मेथड के हेल्प से हमें सेल्स के EMF को कंपेयर करना है। तो इंडिविजुअल मेथड के थ्रू जो हमें आंसर मिलता है दैट इज E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, वेयर E1 जो है बेसिकली वो क्या है EMF ऑफ सेल 1 एंड E2 है EMF ऑफ सेल 2। तो इसको मैं एकदम आसान तरीके से आपको बताता हूँ कि कैसे इस डेरिवेशन को डिराइव करके हमें ये आंसर को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा डायग्राम। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने एक पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाया हुआ है। लेट्स से वायर है, इसे वायर का पॉइंट A मान लेते हैं और ये वायर का पॉइंट क्या है B है। जैसे कि आप जानते हो कि पोटेंशियोमीटर में एक लंबा वायर हम यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आपने इसका प्रैक्टिकल किया होगा तो आप इसे बहुत आसानी से समझ पाओगे। अब यहाँ पर बेसिकली जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसमें हम कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर एक EMF कनेक्टेड होता है E, जो बेसिकली मेन सेल होता है हमारा जो हमें पावर प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पर कनेक्टेड है एक की जिसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, और उसके बाद बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम रिहोस्टेट को कनेक्ट कर देते हैं, एंड ये आपका इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा जिसे हम रिहोस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि A पॉइंट से हमने 2 ब्रांच निकाले हैं जहाँ पर हमारे बेसिकली 2 EMF कनेक्टेड होंगे कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा EMF E1 और यहाँ पर हम इसे मार्क कर देते हैं EMF E2। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर एक की है दैट इज़ कॉल्ड की K1, और यहाँ पर EMF E2 की जगह पर K2 हो जाएगा। ठीक है, और उसको इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, जॉइंट कर देना है। एंड देन ये जो हमारा वायर है इससे कनेक्टेड होता है हमारा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है जॉकी। क्या कनेक्टेड होता है, जॉकी, जिसे हम J से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसे आप तभी आसानी से समझ पाओगे अगर आपने इसका प्रैक्टिकल किया होगा, तो आपको बहुत आसानी से इसे समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल यहाँ पर देखते हैं हमें कि किस तरीके से हमें सेल्स के EMF को कंपेयर करना है। तो अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि व्हेन की K1 इज़ क्लोज एंड K2 इज़ केप्ट ओपन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा की K2 है इसे हमें ओपन रखना है और K1 को क्या करना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस जॉकी को ऐसे पिकअप करना है, उठाना है, और इस वायर के हर एक पॉइंट पर इस तरीके से टच करना है और ढूंढना है कि नल पॉइंट कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ थ्योरेटिकल पॉइंट में हमने क्या लिखा हुआ है कि बाई टैपिंग द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वायर AB, पॉइंट P इज ऑब्टेन फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। तो मान लेता हूँ कि मुझे इस पॉइंट पर ये पॉइंट P हो गया मेरा, इस पॉइंट पर मुझे क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। जरूरी नहीं कि आपको इसी पॉइंट पर नल पॉइंट मिले, इस वायर AB के किसी भी पॉइंट पे आपको नल पॉइंट मिल सकता है।
तो वहाँ पर आपको रुक जाना है और यहाँ से यहाँ तक की आपको लेंथ मेजर कर ले लेना है। मान लेते हैं कि ये लेंथ कितना है, L1 है। जैसे आप ये लेंथ को मेजर कर लोगे उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको लिखना है कि लेट AP इज इक्वल टू L1, ये आपका हो जाएगा बैलेंसिंग लेंथ। सो देयर फॉर EMF E विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ L1। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो आप जानते हो, अभी मैंने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में बताया था कि K का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन L, राइट। तो EMF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K टाइम्स L, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। यानी पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि K1 को क्लोज करना है, K2 को ओपन रखना है, फिर हमें जॉकी को हर एक पॉइंट पर टच करना है यानी टैप करना है और देखना है कि नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है। लेते हैं कि वो नल पॉइंट हमें P पॉइंट पे मिला, ठीक है। उस पॉइंट पे रुक जाना है और हमें A पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर कर लेना है यानी लेंथ मेजर कर लेना है। एंड देन वी हैव टू राइट दैट EMF E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला अपना देख लिया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क करना है। क्या मार्क करना है, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि व्हेन की K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज केप्ट ओपन, तो अब हमें K2 को क्लोज करना है और K1 को क्या करना है, ओपन रखना है। फिर वापस वही काम आपको करना है कि जॉकी को उठाना है और इसको हर एक पॉइंट ऑफ वायर में टच करना है और देखना है कि नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि इस बार मुझे नल पॉइंट ये P डैश पॉइंट पे मिल गया। कहाँ पे मिला, P डैश पॉइंट पे। बस यहाँ पे रुक जाना है और AP डैश तक का लेंथ मेजर कर लेना है, ठीक है। तो वापस वही प्रोसीजर है, बाई टैपिंग द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वायर AB, पॉइंट P इज ऑब्टेन फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही हमें यहाँ पर मेंशन करना है एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट। उसके बाद हमें यहाँ पर लिख देना है कि लेट AP डैश इज इक्वल टू L2। अब जो हमारा बैलेंसिंग लेंथ है वो कितना है, L2। किसकी वजह से, देयर फॉर EMF E2 विच इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब बस हमें फर्दर इसे सॉल्व कर लेना है। सो देयर फॉर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। देखो इक्वेशन 1 क्या मिला था, E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1, है ना, यही इक्वेशन मिला था, E1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1। एंड जो E2 है वो कितना है, E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। तो यहाँ से K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल। देयरफॉर यू विल गेट द फॉर्मूला दैट EMF E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को सॉल्व करना है, तो बड़ी आसानी से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ टू कंपेयर द EMF ऑफ सेल बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड। तो इससे पहले जो हमने मेथड देखा दैट वाज इंडिविजुअल मेथड या हम उसे डायरेक्ट मेथड कह सकते हैं, जहां पर हमने सेल्स के EMF को कंपैरिजन किया था और उससे अपने को आंसर मिला था L1 अपॉन L2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वापस से हमें दो सेल्स के EMF को कंपेयर करना है, बट दिस टाइम वी हैव टू यूज सम एंड डिफरेंस मेथड। अब ये सम एंड डिफरेंस मेथड क्या होता है मैं आगे आपको समझाता हूँ। इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि यहाँ पर टोटल हमने दो कीज़ का यूज़ किया था, की K1 एंड की K2। तो जब हम सम एंड डिफरेंस मेथड के थ्रू सेल्स के EMF को कंपेयर करते हैं तो हम टोटल 4 कीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो। एक की यहाँ पर होगी, एक की यहाँ पर, एक की यहाँ पर और एक की यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल 4 कीज़ का हम यूज़ करते हैं। एट ए टाइम 2 की को क्लोज करेंगे और 2 कीज़ को ओपन रखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट पहले हम डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देते हैं जिसका EMF मान लेते हैं E है। उसके साथ यहाँ पर एक की को कनेक्ट कर देते हैं, लेट्स से दिस इज़ की K, और उसके बाद यहाँ पर हो जाता है हमारा रिहोस्टेट, ठीक है। और ये हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उस पोटेंशियोमीटर का लेट्स से ये पॉइंट हो गया B, और यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट है इसे मैं क्या मान लेता हूँ, A पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। ओके, और इसे हम कुछ इस तरीके से क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। फिर हम जैसे कि जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर में हम लॉन्ग वायर का यूज़ करते हैं, जिसको हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। तो ये पूरा एक लॉन्ग वायर हो गया। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर हम दो सेल्स को कनेक्ट करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पर एक सेल है जिसका EMF मान लेते हैं E1 है, और उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने टोटल आपको 4 कीज़ बताई थी। तो लेट्स से दिस इज़ की K1, ओके, और यहाँ पर ये की हो जाएगा K2, देन दिस की इज सेट टू बी K3, और इस की को मैं क्या बोलता हूँ, K4, ठीक है।
और यहाँ पर इसको इस तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर वापस से हम एक बैटरी लगाएंगे, सेल लगाएंगे, लेट से जिसका ईएमएफ मान लेते हैं कितना है, E2 है, करेक्ट। देन उसके बाद इसको हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होगा एंड देन गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है हमारा जॉकी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस डेरिवेशन को देखो कैसे कंप्लीट करना है। जैसे हमने पिछला डेरिवेशन किया था सेम टू सेम वैसे यहाँ पर भी करना है। बहुत आसान है, किस तरह से करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सम मेथड क्या होता है, डिफरेंस मेथड क्या होता है। तो देखो मान लो अगर हमारे पास कनेक्शन कुछ इस तरीके से है कि एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जैसे मान लेते ये EMF E1 हो गया, ये EMF E2 हो गया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अगर एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, या मैं ये कह दूं कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ऐसे केस में हम इसे कहते हैं सम मेथड। और सम मेथड के केस में हम बोलते हैं कि दोनों सेल एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं E1 प्लस E2 करके, ठीक है। और वहीं पे अगर मान लो कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है कि एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में मैं कहता हूँ कि सेल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और इस केस में हम लिखते हैं E1 माइनस E2, ठीक है। तो बस यही आपको याद रखना है। तो इसे हम बोलते हैं सम मेथड और इस केस में हम कहते हैं डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। अभी मैं डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ किस तरीके से सेल असिस्ट करते हैं और कब अपोज करते हैं। तो चलिए डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन को स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये बोलना है कि व्हेन की K1 एंड K3 आर क्लोज्ड एंड K2 एंड K4 आर केप्ट ओपन। जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट ए टाइम दो कीज़ को क्लोज करेंगे। तो मैं की K1 को क्लोज कर देता हूँ और K3 को क्लोज कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, बाई टैपिंग द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वायर AB अ पॉइंट P इज ऑब्टेन फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। तो देखो जब मैंने की K1 और K3 को क्लोज किया तो हुआ क्या, देखो कि इसको मैंने क्लोज किया और इसको क्लोज किया, तो इससे क्या होगा कि जब आप यहाँ से जाओगे तो देखो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया और आप ऐसे आओगे और ये बैटरी का क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव पॉजिटिव जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो बेसिकली इसे हम कहते हैं सम मेथड। क्या कहते हैं, सम मेथड, ठीक है। अब आपको जॉकी को हर एक पॉइंट पे उठा के ऐसे टच करना है और देखना है कि किस पॉइंट पे आपको नल पॉइंट मिलता है। लेट्स से इस P पॉइंट पे आपको नल पॉइंट मिल गया। अब वहीं पे आपको रुक जाना है, वहीं पर आपका मिल जाएगा बैलेंसिंग लेंथ। तो मैं बोलूँगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1। तो ये हमारा बैलेंसिंग लेंथ मिल गया व्हेन दो सेल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, और इसको इक्वेशन नाम देते हैं 1। अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है कि व्हेन की K1 एंड K3 आर केप्ट ओपन एंड K2 एंड K4 आर क्लोज। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को और 4 को क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। और फिर वही काम करना है हमें बाई टैपिंग द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वायर AB अ पॉइंट P डैश इज ऑब्टेन। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, पॉइंट P डैश इज ऑब्टेन फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। तो अब जैसे हम की K1 एंड K3 को ओपन करेंगे यानी K2 और K4 को क्लोज करेंगे, तो आप देखोगे कि इसका नेगेटिव टर्मिनल अब कुछ इस तरीके से देखो आपको दिखाई देगा, इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, मतलब सेल क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। फिर आपको वही काम करना है कि इस जॉकी को उठाना है और हर एक पॉइंट पे टच करना है और ढूंढना है कि नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है। मान लेते हैं इस P पॉइंट पे अपने को नल पॉइंट मिल गया, तो मैं इसे P डैश पॉइंट बता देता हूँ। और इस केस में सेल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो मैं इसे बोलूँगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हमें लिखना है देयरफॉर डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L1 अपॉन K टाइम्स L2। K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल। नाउ बाई यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, अब इसका हमें यूज़ करना है। तो बाई यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड आपने सीखा होगा 10th की मैथ्स में, तो इसका आंसर अपने को मिल जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ठीक है। तो ये हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल गया जब
दो सेल्स का हम कंपैरिजन करेंगे बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड। तो अब हम नेक्स्ट यूज देखते हैं, दैट इज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इससे पहले हमने डेरिवेशन में देखा था कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स बाय इंडिविजुअल मेथड एंड बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, जहाँ पर हमें सम एंड डिफरेंस मेथड से फॉर्मूला मिला था E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थर्ड यूज जो देखने वाले हैं, वहाँ पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ढूंढना है एक तरीके से। ठीक है, बस उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और ये जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है उसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R और इन द ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का फॉर्मूला है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस डायग्राम में यहाँ पर सबसे पहले हम एक सेल ले लेंगे जिसका EMF मान लेते हैं E है। यहाँ पर एक की को कनेक्ट कर देंगे, लेट्स से दैट की इज के, और उसके बाद यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है, रिहोस्टेट, और यानी इसको इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट बी। तो जहाँ कहीं पे भी आपको इस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे, समझ जाना कि ये बेसिकली क्या है, वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने प्रैक्टिकल वगैरह में किया होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या करना है कि एक सेल लेना है, लेट्स से दिस सेल जिसका EMF क्या है, E1 है, और इस सेल को हमें इंटरनल रेजिस्टेंस R के साथ अटैच कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली हमें एक की लगाना है, दैट की इज सेड टू बी K2, और उसको हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, R से। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट दैट नेम बी STUV। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हो। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, एक हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड हमारा क्या होगा, जॉकी होगा। ठीक है, देखो हमें करना क्या है, आफ्टर डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है कि व्हेन की K1 इज क्लोज एंड K2 इज केप्ट ओपन, तो सबसे पहले ये वाली जो हमारी की K2 है इसे हमें ओपन रखना है। ठीक है, और की K1 को क्लोज करना है। ये तो क्लोज ही रहेगी बिकॉज ये मेन की है, अगर यही हम ओपन कर देंगे तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमें पॉइंट में क्या करना है कि बाई टैपिंग द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वायर ए बी, अ पॉइंट पी इज ऑब्टेन्ड फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। अब मुझे करना क्या है कि ये जो मेरा गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड जॉकी है इसको उठाना है और इस वायर के हर एक पॉइंट पे टच करना है और ढूंढना है कि किस पॉइंट पे नल पॉइंट मिलता है। इससे मैं बोलता हूँ कि इस पी पॉइंट पे मुझे क्या मिल गया, नल पॉइंट। ठीक, तो जैसे मुझे नल पॉइंट मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली जो की K2 थी वो तो हमने ओपन रखा था, तो यहाँ से तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है। तो जो हम सेल को कंपैरिजन में ला रहे हैं वो कौन सा है, हमारा E1 है। तो यहाँ से हमें E1 की वैल्यू क्या मिल गई, K टाइम्स ऑफ L1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि व्हेन की K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड। ठीक है, तो अब मुझे K1 तो क्लोज करना ही करना है, साथ में क्या कर रहा हूँ, K2 को भी क्लोज कर रहा हूँ। अब फिर वही काम करना है कि बाई टैपिंग द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वायर ए बी, अ पॉइंट पी इज ऑब्टेन्ड। तो अब पी की जगह पर क्या लिखेंगे हम, P डैश। ठीक है, फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो भी हमने 3 डेरिवेशन यहाँ पर किए हैं उन सब में मैंने फॉर्मेट सेम रखा है ताकि हमें लर्न करने में, याद करने में आसानी हो, और जिस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा जाए हम उस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में हमें क्या करना है कि वापस से हमें ये जो हमारा जॉकी है उसको उठाना है और वायर के हर एक पॉइंट पे टच करना है। लेट्स से इस बार जो हमारा पी पॉइंट है, नल पॉइंट, वो इस पॉइंट पे मिला, P डैश पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रुक जाना है। और अब इस केस में सिंस हमारा K2 क्लोज था और हमारा करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से फ्लो कर रहा था, तो अब टोटल पोटेंशियल जो V होगा दैट विल बिकम K टाइम्स ऑफ L2। तो पहले बैलेंसिंग लेंथ अपने को क्या मिला, K टाइम्स ऑफ L1, बाद में बैलेंसिंग लेंथ हमें क्या मिला, K टाइम्स ऑफ L2, और इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर 2। फिर वही करना है, क्या करेंगे, देयरफॉर डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो अब हमें इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा E1 अपॉन V इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1 अपॉन K टाइम्स ऑफ L2, और K से K क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर जो मुझे इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी E1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2,
एंड लेट्स मैं इसे बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 3। सुनो, ना तो मेरे पास E1 की वैल्यू है ना तो V की वैल्यू है, तो सबसे पहले मुझे E1 और V को फाइंड करना होगा। तो E1 फाइंड करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ द लूप कॉल्ड STUV। तो देयरफॉर फ्रॉम लूप, कौन सा लूप मैंने बोला, STUV, यानी इस पे हम क्या करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखो, जब हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले अगर मान लो मैं S से T की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने सिखाया है किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में कि जिस डायरेक्शन में हम जाते हैं, अगर हमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो EMF की वैल्यू क्या लेना है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -E1, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से सुनो, करंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो जब मैं यहाँ से S से T की तरफ जाऊँगा तो करंट मेरे अगेंस्ट में है, तो ये हो जाएगा +I इंटू स्मॉल r। फिर जब मैं U से V की तरफ जाता हूँ तो वापस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा +I इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 0। देखो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ मैंने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, तो आई थिंक सो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम यहाँ पर ये किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से सुनो, E1 को मैं उधर भेज देता हूँ और I को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E1। तो मुझे E1 की वैल्यू मिल गई। एंड मैं जानता हूँ कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू IR। बस अब हमें करना क्या है कि ये दोनों वैल्यूज़ को, E1 की वैल्यू और V इज इक्वल टू IR, ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करना है। सो देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ V एंड E1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, इसमें हम पुट कर देते हैं। जैसे मैं इक्वेशन इसमें पुट करूँगा, सो देयरफॉर E1 की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा IR प्लस स्मॉल r, और V की जगह पर क्या आ जाएगा, IR इज इक्वल टू L1 अपॉन क्या हो जाएगा, L2, ठीक है। I से I क्या हो गया, कैंसल। सो देयरफॉर हम लिखेंगे R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2। मैं R को इधर की तरफ ले गया, डन। मुझे निकालना क्या है, स्मॉल r, तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R L1 अपॉन L2, और कैपिटल R को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर कैपिटल R कॉमन है, इसे बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो बस इस तरीके से हमें आंसर इसका मिल गया कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज़ कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी। देखो, इस पर बेस्ड डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में और न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आप जरूर सॉल्व करना, तो आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद देखो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन दिया है रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर, तो चलिए जान लेते हैं कि ये कौन कौन से एप्लीकेशन है। सबसे पहला है वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर क्या है, बेसिकली द पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर टू कंटिन्यूसली चेंज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ वोल्टेज सप्लाई। तो अगर मुझे किसी वोल्टेज सप्लाई की वैल्यू को लगातार चेंज करना है तो उसके लिए मैं वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ कर सकता हूँ, जो मुझे कंटिन्यूसली आउटपुट वोल्टेज चेंज करके देता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा ऑडियो कंट्रोल, तो हम इसके लिए स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। सो स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर कॉमनली यूज इन मॉडर्न लो पावर ऑडियो सिस्टम एज एन ऑडियो कंट्रोल डिवाइस। तो ऑडियो कंट्रोल के लिए हम पोटेंशियोमीटर डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम अपनी ऑडियो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इज़ पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। तो पोटेंशियोमीटर को एज हम सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द स्लाइडर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज़ कनेक्टेड टू द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, इट कैन वर्क एज मोशन सेंसर। तो एज अ मोशन सेंसर का मतलब जैसे हमारा स्पीडोमीटर होता है या डिफरेंट जो हमारे मोटर होते हैं, जब वो मूव करते हैं तो उसके डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, कितनी स्पीड से चल रहा है, रोटेशन स्पीड वगैरह क्या है, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर, जो एज अ सेंसर काम करता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने 3 यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड 3 एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर यहाँ पर देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज़ रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो देखो, गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर ये दो ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका काम होता है करंट को मेजर करना, बट गैल्वेनोमीटर का कुछ स्पेशल काम है। वो काम क्या है, देखो, सबसे पहला पॉइंट दिया है कि इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। यानी कि गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है, बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है।
गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर एंड वोल्टमीटर विद सुटेबल मॉडिफिकेशन। यानी हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके एमीटर बना सकते हैं और उसका यूज़ करके हम वोल्टमीटर भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे। तो आगे जो हमारे टॉपिक आने वाले हैं वहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि गैल्वेनोमीटर हैज़ अ मॉडरेट रेजिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 ओहम। यानी गैल्वेनोमीटर के पास खुद का कितना रेजिस्टेंस है, अबाउट 100 ओहम्स, एंड इट इटसेल्फ कैरीज अ करंट ऑफ अबाउट 1 मिली एम्पियर। तो ये 1 मिली एम्पियर का करंट भी कैरी करता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल सी बातें हैं रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसके सबसे दो मेन डेरिवेशन पे आते हैं, जहाँ पर हमें ये सीखना है कि किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं एज वेल एज वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो देखो, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ हमें एक बहुत छोटे से वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होगा इन पैरेलल, उसी को हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ से करंट आई आ रहा है और ये बेसिकली हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसे मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ। और यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या लगा रखा है, एक गैल्वेनोमीटर। ये क्या हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल जी, ओके। और यहाँ पर इसके पैरेलल एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जिसका नाम शंट रेजिस्टेंस है, उसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से तो करंट आई आ रहा है, और लेकिन ये तो हमारा जंक्शन पॉइंट हो गया। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा उसे मैं क्या बोलूँगा, करंट आई जी। और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा उसे मैं क्या बोलूँगा, आई एस। तो आई जी का मतलब हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, और आई एस का मतलब हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी करंट क्या होगा, आई एस, और यहाँ पर करंट क्या होगा, आई जी। वापस से जंक्शन पॉइंट के बाद जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, आई। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। अब हमें वो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है जिससे हम इस एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ पर बताना है कि सिंस जी एंड एस यानी गैल्वेनोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब हमें पता है कि दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस। ये हमने बहुत पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी का आंसर हमें मिल जाएगा दैट इज़ आई जी इंटू जी। वहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस का मिलेगा आई एस इंटू एस, करेक्ट, ओके। नाउ सिंस मुझे पता है कि भाई जो टोटल करंट है मेरा वो किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू आई जी प्लस आई एस के बराबर है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ फिर आई एस क्या होगा, यानी करंट पासिंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आई माइनस आई जी, है ना। टोटल जो करंट आ रहा है उसमें से गैल्वेनोमीटर से पास होने वाले करंट को माइनस कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि शंट रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, इस आई एस की वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल एस। मुझे निकालना कैपिटल एस है तो मैं ये वाले पूरे टर्म को इधर लिख देता हूँ। तो एस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। याद रखना है आई का मतलब क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और आई जी का मतलब क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। सो देयरफॉर एस विल बी इक्वल टू, अगर मैं एक ब्रैकेट में लिखूँ तो लिख सकता हूँ आई जी अपॉन आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी। तो ये हमारा वो फॉर्मूला मिल गया जिसके थ्रू हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एट लास्ट अब हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर एज एन वोल्टमीटर। तो देखो, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को पैरेलली के बजाय सीरीज में कनेक्ट करना है विथ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये याद रखना कि एमीटर के लिए हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर के लिए हम हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करते हैं।
और सिंपल है, लेट्स से मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस का जो टोटल पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल इज़ V, करेक्ट, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल R, डन। लेट्स से यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को मैं बोलता हूँ IG, बिकॉज यहाँ पर मैं आगे कनेक्ट करने वाला हूँ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर, जिसे हम G से डिनोट करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, एरो लगा के यहाँ पे G लिख सकते हो। ये मान लो वो X जो है वो कौन सा रेजिस्टेंस है जिसको हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना है, जिसकी वैल्यू हाई होगी, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ये हमने पढ़ रखा है कि जब हम दो रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाते हैं तो करंट थ्रू आउट ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम, ठीक है। तो IG करंट ही पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज़ पोटेंशियल अक्रॉस G, पोटेंशियल अक्रॉस X बुला देता हूँ, प्लस पोटेंशियल अक्रॉस G, ठीक है, एक ही बात है, पोटेंशियल अक्रॉस G बोलो या पोटेंशियल अक्रॉस S बाद में लिखो। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू, देखो पोटेंशियल अक्रॉस X कितना होगा, ये हो जाएगा IG इंटू X। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है ना, पोटेंशियल को हम क्या लिखते हैं, I इंटू R। तो I फॉर करंट, तो देखो X के थ्रू भी जो करंट पास होगा वो क्या होगा, IG करंट ही होगा, बिकॉज ये सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं। और रेजिस्टेंस ऑफ जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है उसको हमने किसका नाम दिया है, X से। तो इसके लिए मैं R की जगह पर क्या लिख रहा हूँ, तो इसलिए मैं R की जगह पर X लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर तो आप समझ जाओगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, IG इंटू कैपिटल G। अब यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि IG कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा X प्लस G हो जाएगा, करेक्ट। IG को नीचे भेज देता हूँ, तो देयरफॉर V अपॉन IG विल बी इक्वल टू X प्लस G। मुझे X निकालना था, तो देयरफॉर फाइनली मैं लिख सकता हूँ X इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G, क्या हो जाएगा, माइनस G। सो इस तरीके से हमें वो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिल गया इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आपको डिफरेंस मिल जाएगा बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो उसके कोई भी 4 पॉइंट्स आप याद कर लेना, वो आपके डिस्टिंग्विश में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ डिस्टिंग्विश के भी क्वेश्चंस आते हैं।